नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। राजधानी रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की विशेष मौजूदगी में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने संयुक्त रूप से की। बैठक के दौरान पिछले समय में चलाए गए 12 साल बेमिसाल के कार्यक्रमों, संपर्क अभियानों और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने वाले अभियानों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही 25 जून के परिप्रेक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों का भी मूल्यांकन किया गया। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा मीडिया से साझा करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे ने बताया कि संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में फरवरी माघी पूर्णिमा तक विशेष आयोजन होंगे, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई से बड़ी कार्यशाला के साथ होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वाराणसी में बन रहे भव्य स्मारक के लिए छत्तीसगढ़ से टीम वाराणसी जाकर वहां की मिट्टी और जल लेकर आएगी, जिसे राज्य के सभी देवी स्थलों व मंदिरों में ले जाकर दर्शन और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं आगामी अगस्त माह में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वंदे मातरम और तिरंगा अभियान को व्यापक रूप से चलाने की तैयारी भी इस बैठक के माध्यम से किए जाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में जो पिछले समय 12 साल बेमिसाल के कार्यक्रम लगातार सभी स्थानों पर, सभी जिलों में संपर्क अभियान के नाते और अनन्य संगोष्ठी सेमिनार के नाते केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक ले जाने के कार्यक्रम जो हुए हैं उसकी समीक्षा हुई है। इसके साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वीं जयंती को उनके बलिदान दिवस 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक ये पूरे अनन्य कार्यक्रम जो हुए हैं उसकी समीक्षा हुई है। आपातकाल 25 जून को जो आपातकाल के दृष्टि से कार्यक्रम हुए हैं उनकी समीक्षा हुई है और लगातार जो कार्यक्रम अब तक हुए हैं उसकी समीक्षा के साथ ये बैठक प्रारंभ हुई है। आगामी कार्यक्रम संत रविदास जी की जयंती ये फरवरी पूर्णिमा माघी पूर्णिमा तक ये कार्यक्रम चलना है। तो 23 तारीख से, अभी जुलाई में 23 तारीख से हम प्रारंभ करेंगे कार्यशाला, बड़ी कार्यशाला के साथ में। तो ये 650वीं जो है जयंती उनकी मनानी है, तो ये लगातार चलेगा। वाराणसी में उनके भव्य स्मारक तैयार किया जा रहा है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, और वहां से मिट्टी लाकर हमारी टीम यहां से वाराणसी जाएंगे और वहां से ये जो है 27 तारीख को, और वहां से पानी और मिट्टी लाकर ये हमारे सभी मंदिरों में, छत्तीसगढ़ के सभी देव स्थलों पर लेके जाएंगे, दर्शन करेंगे और वहां कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। और इसी के साथ में अभी आने वाले समय अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये एक अभियान, वंदे मातरम अभियान, तिरंगा अभियान के नाते ये लगातार 15 अगस्त तक चलेगा। तो इस तरह से आगामी 2 कार्यक्रम हमारे बीच आए हैं, तो उसकी भी हम तैयारियां कर रहे हैं। अब तक की फर्स्ट हाफ की ये बैठकों की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दुर्ग नगर पालिका निगम में जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। करोड़ों रुपए की लागत से खरीदे गए सफाई के हाथ ठेले, रिक्शे और आधुनिक सफाई वाहन रख रखाव के अभाव में कबाड़ बनते जा रहे हैं। निगम के फिल्टर प्लांट परिसर में खड़े ये वाहन और उपकरण बारिश में जंग खा रहे हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी सुरक्षा और रख रखाव के दावे कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इन करोड़ों की संपत्ति का जिम्मेदार कौन है। ये तस्वीरें दुर्ग नगर पालिका निगम के फिल्टर प्लांट परिसर की है, जहां सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए खरीदे गए हाथ ठेले, रिक्शे और कई आधुनिक वाहन खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। कई हाथ ठेले अब तक इस्तेमाल भी नहीं हुए, लेकिन बारिश और धूप ने उन्हें जंग लगा दिया है। कई जगह झाड़ियां उग गई है और वाहनों के टायर व अन्य पुर्जे भी गायब नजर आ रहे हैं। ये बात सही है कि वहां पर हाथ ठेले रखाए हैं,
लेकिन अपन 8 महीने पहले लगभग वो ठेले वहां पर आए हुए हैं, लेकिन कुछ टेंडर वाइज में नॉर्म्स की वजह से, कुछ उसमें पूरा न होने की वजह से, कुछ कारण से उस ठेले का उपयोग नहीं किया जा रहा था। चूंकि वो नॉर्म्स शायद शासन से और अपना जो भी पेपर वर्क क्लियर हो चुका है, तो लगभग अधिकारियों द्वारा जो है हर सुपरवाइजर को बोला गया है कि आपके वार्ड में जितने भी रिपेयरिंग लायक जो ठेले हैं उसको आप छोड़ के नए ठेले आप जो है उपयोग कर ले। 8 महीने पहले आया हुआ था, तो इस दरमियान रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी? नहीं, रख रखाव की जिम्मेदारी हमारी थी। लगातार उस जगह का सफाई अपन करा रहे थे, 2 से 3 बार सफाई किया जा रहा था। लेकिन हाँ, ये है कि शेड निर्माण के लिए हमने अभी बोला है कि शेड निर्माण उस पर करा के जो भी है रख रखाव का सामान है उसको अपने को करवाना है। तो कितने सालों से चल रहा है निगम? क्या शेड की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है? सालों से चल रहा है निगम, वो तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि हमारा जो कार्यकाल है ये अभी है, तो हमने अपने कार्यकाल में उस प्रस्ताव को बोला है कि शेड निर्माण वहां पर कराना है। क्योंकि ये निगम के हाथ ठेले या गाड़ी की व्यवस्था की बात नहीं है, कई ऐसे सामान भी आते हैं जिसको सुरक्षा तरह अपने को रखवाना है। तो अपन ने उनको बोला है, प्रस्ताव बन गया इंजीनियर द्वारा, पीडब्ल्यूडी से अपन ने उसको बोला है कि वहां पर शेड निर्माण का कार्य करवाना। क्या वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी? सुरक्षा की व्यवस्था तो है, वहां पर गेट है, गेट तो हमेशा रहता है, और वहां पर जो आदमी फिल्टर प्लांट पे रहते ही है। तो कैसे टायर वगैरह उसके, अगर जब आप सुरक्षा की बात करें तो कैसे उसके पूरे जितने भी हार्ड ठेले हैं उसके टायर वगैरह कैसे चोरी हो गए? अब उसका इंस्पेक्शन हम एक बार कर लेते हैं, अगर आप आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है तो उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। और भी मशीनरी है जो साफ सफाई को लेकर वहाँ खड़ी दिखाई देती है, तो कहीं से उपयोग में नहीं दिखाई देती। क्या जरूरत नहीं थी, बिना जरूरत के मंगाए गए हैं सब संसाधन? नहीं, जरूरत है। लगातार उसका मशीन का जब उपयोग आता है तो वहां से अपन मशीन को आदमी लगा के करते ही है। इस्तेमाल होता नहीं दिख रहा है। नहीं, कई दिनों से वो इस्तेमाल नहीं हुआ है। नहीं, मशीनें तो इस्तेमाल, आगे पीछे भी पेड़ उग गए। नहीं, मशीनें तो इस्तेमाल हो रही है और लगातार जो है मशीन का उपयोग किया जा रहा है। लास्ट टाइम कहाँ उपयोग किया गया? नहीं, अब वो कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं आप? रोड सफाई वाली मशीन जो है, अभी अपन ने भूमि पूजन किया था, महापौर जी ने अपन बीआईटी के सामने में, वहां पर अभी वो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले ही हुआ है। वो लगातार रात को चलता था सफाई मशीन वहां पर, उसका वीडियो भी है, आपको शेयर कर देंगे। नगर पालिका निगम भिलाई 3 चरोदा के पूर्व सभापति विजय जैन पर अपने ही छोटे भाई की जमीन पर कब्जा करने का षड्यंत्र करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि समाज सेवा के नाम पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानें बना ली गई। अब छोटे भाई की जमीन पर भी विजय जैन की तिरछी नजर है। दरअसल पूरा मामला चरोदा नगर निगम के पूर्व सभापति विजय जैन और उनके छोटे भाई लुकेश जैन के बीच उपजे जमीन विवाद का है। लुकेश जैन ने अपने बड़े भाई विजय जैन पर आरोप लगाया है कि खसरा नंबर 369/18 पर स्थित उनकी दुकान पर विजय जैन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लुकेश जैन का कहना है कि उन्होंने 2010 में जमीन एक पार्टी से खरीदी थी और सभी दस्तावेज उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उनके बड़े भाई विजय जैन जमीन हथियाने उनकी जमीन को एक षड्यंत्रकारी तरीके से पैतृक संपत्ति बताकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला यह है कि मेरे जमीन में इन लोग कब्जा करना चाह रहे थे। महावीर थाली के नाम से भोजनालय चलाते थे बाहर में, उसी चार में मेरा जमीन कब्जा करना चाह रहे थे। बाहर भी अवैध, बाहर की भी, बाजू की भी जमीन कब्जा करके रखे है, जो वो नजरुल की जमीन है। किसने अवैध कब्जा किया? विजय जैन ने। तो क्या ताला तोड़ा गया आपका? मेरा ताला तोड़ा गया था तो मैंने अपना ताला फिर से लगा दिया उसमें। तो विवाद की स्थिति हुई थी, पुलिस भी आई थी? पुलिस भी आई थी विवाद की स्थिति में। मैं जमीन वापस लेना चाहता हूँ। इनको महावीर थाली के नाम से ले रहे थे, उसके आड़ में कब्जा करना चाह रहे थे ये। वो जमीन आपके नाम पर है? हाँ, जमीन मेरे नाम में ही है। फिर वो ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? दावा कब्जा करने के चक्कर में ऐसा दावा किया जा रहा है उनके द्वारा। अपना नाम बताएं। जी, ये जमीन जो है पीछे, ये मेरे पिताजी की जमीन है। ये जमीन के मालिक मेरे पिताजी हैं, जो इन्होंने 2009-2010 के आसपास इसे कहीं से खरीदा, किसी बाहर दूसरे से खरीदा है। जिसको विजय जैन, जो मेरा बड़ा पिताजी है, उसने बोला कि ये मेरी जगह है। उसके पास ना कोई कागज है ना कुछ है। अगर होता तो वो कागज दिखाता। हमने अपना कागज दिखाया है। साथ ही साथ ये बाजू में नजुल की जगह में भी कब्जा करके रखा है। कुछ रसोई वाला चलाते हैं? हाँ, इसने जो हमसे मंगा जगह कुछ दिनों के लिए, 10-15 दिनों के लिए, यहाँ पे महावीर रसोई हम खोल के बाहर में खिलाएंगे किसी को, गरीबों को। उस चक्कर में ये हमारी जमीन को कब्जा करना चाह रहे थे। बाजू में सरकार की जगह को इन्होंने कब्जा कर लिया, तो हमारी जगह क्या है? ये जो सरकारी जगह पीछे दिख रही है उसमें भी 7-8 फीट हमारी जगह है। तो हमारी जगह जो इन्होंने लिया है, साथ में साथ बाजू में जो खाली जगह थी उसको भी कब्जा कर लिया।
तो अभी उनका क्या कहना है, क्या चाह रहे हैं? उनका ये कहना है कि ये जगह मेरी है करके, ये मेरे पिताजी की जगह है, जबकि उनके पास ना कोई कागज है ना कुछ है। ये जगह हमारी है, हमने बाहर से खरीदा है। पारिवारिक कोई इसमें मामला नहीं है कि परिवार की जगह ये। हमने थाने में शिकायत किया है, थाने वाले ने बोला है न्यायालय जाओ, लेकिन थाने से भी अभी तक ऐसा कुछ हमारे पक्ष में या कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है अभी तक। तो न्यायालय में क्या मामला गया? न्यायालय अभी भेजे हैं उन्होंने, अभी न्यायालय जा रहे हैं मामला। यहाँ पे एक तरफ विजय जैन बोल रहा है कि मैं दामाद हूँ, एक तरफ बोल रहा है कि मैं गुंडा हूँ। तो वो डिसाइड कर ले पहले मैं क्या हूँ। और एक सोशल मीडिया की उनके रील में मैंने देखा कि उन्होंने बोला है कि मैंने यहाँ पे गुंडागर्दी की है, और मुझे याद भी नहीं रहता, और बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला। तो उनको जब ध्यान नहीं है तो वो पहली बात बोल के आ रहे हैं, उनको ये भी ध्यान नहीं हो कि प्रॉपर्टी है या नहीं। ये ध्यान नहीं रखी उन्होंने, नजरूल की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली। वो प्रॉपर्टी उनकी है ही नहीं, ना उनके पास पेपर है ना कुछ है। उस दिन थाने में भी उनके पास इस प्रॉपर्टी का पेपर नहीं था, इस प्रॉपर्टी पेपर उन्होंने दिखाया नहीं। दुनिया की कहानी उन्होंने बताई, लेकिन जो सही चीज थी उन्होंने बताया नहीं। मैं चाहता हूँ कि न्यायालय इंसाफ करे। हाँ, भंडारा के नाम से इन्होंने जगह ली थी कि हम भंडारा खिलाना है यहाँ पे 5 रुपए नाम से। वो सिर्फ सब कहानी थी भैया, कब्जा करने की उस जगह को, नजरुल जगह कब्जा की कहानी थी पूरी। मैं ये चाहता हूँ कि एक तो सरकार को भी इंसाफ मिलना चाहिए उनकी जगह का न्यायालय से, और मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए। सरासर गुंडागर्दी हुई है। मेरे ऑफिस में 20-25 लोग पहुंचे और अनान फनान में मेरा सामान फेंकने लगे बाहर कि इस जमीन को हमने खरीद लिया है, जबकि वो हमारी संपत्ति है, हमारी पारिवारिक संपत्ति है, हमारा संयुक्त परिवार है और हमारे पिताजी के द्वारा खरीदी हुई संपत्ति है। हमारे पिताजी के द्वारा खरीदी हुई संपत्ति है। कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमने पूछा उनको कि भाई आपके पास कोई नोटिस है कि आप संपत्ति को खाली कराने, कैसे आप ये गुंडागर्दी कर रहे हैं? 20-25 लोग मेरे से फिर धक्का मुक्की करने लगे, गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे, यहाँ तक कि मेरी चैन वैन भी उस झुमा झटकी में पूरा छीन लिए और ऑफिस में घुस के पूरा मेरा सामान बाहर फेंक दिए। और ऑफिस में मेरा पैसा पड़ा था 40 से 45 हजार रुपये कुछ था, वो पैसा को भी उन्होंने पूरा निकाल दिया। और ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे छोटे भाई और उनके दामाद सार्थक जैन और उनका बेटा अक्षय जैन, इन लोगों के साथ में वो लोग आए थे। उनका ये कहना था कि ये जमीन हमारे नाम से, जबकि वो हमारी सामूहिक संपत्ति है। अभी हमारा बंटवारा हुआ नहीं है किसी भी प्रकार से, और कोई उनके पास आदेश नहीं। मैं 15 साल से मेरा ऑफिस है वहां पर, 15 साल से लगातार मेरा ऑफिस है और अभी भी मेरा ऑफिस वहां जारी है। वहां रहने वाले लोग भी रह रहे हैं, मेरा स्टाफ रहता है, और मेरा पूरा सामान पूरा बाहर फेंक दिया। कितना बजे की घटना है ये लगभग 2 बजे की घटना है। तो अभी इसमें आपने क्या FIR कराई? मैं तुरंत वहां से भागा थाने आया और मैंने साहब को बताया, जो ड्यूटी अफसर थे, उनको मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा वहाँ हो रहा है, आप तुरंत भेजिए यहाँ से स्टाफ और उनको रोकिए। और मेरा जो सामान बाहर, अब बारिश आ जाए, बारिश का मौसम है, कहीं भीग न जाए, बहुत कीमती सामान है मेरा पूरा ऑफिस का, आप उसको यथास्थिति करवाइए। तो यहाँ से भेजे। क्या चाहते आप इस मामले में? मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने गुंडागर्दी करी है, जो दादागिरी की है, वहां पर आके मेरा सामान फेंके, मेरे साथ में झूमा झटकी किए, मारपीट किए, जान से मारने की धमकी दिए, मेरा चैन छीन लिए, है ना, मेरे बेटे का मोबाइल छीनने की कोशिश किए, ये सब मामला जो है ये आपराधिक कृत्य बनता है। रह गया जमीन का मामला है, वो हमारे पारिवारिक मामला है, उसमें बंटवारा नामा अभी हुआ नहीं है। आपस में हिस्सेदारी होगी, बंटवारा होगा, उस समय जो जिस संपत्ति का मालिक बनेगा वो बनेगा। लेकिन चूंकि मैं वहां पर रहता हूं, 15 साल से मेरा ऑफिस है, मैंने ही पूरा निर्माण कराया, लगभग 50 लाख रुपए का मैंने निर्माण कराया है ना, वो सब कुछ मेरा ही है वहां पर। और हमारी माताजी भी यहाँ पर आके बोल के गई है कि ये किसी के नहीं है, जो बच्चों के नाम से हमने खरीदा, मेरे स्वर्गीय पति ने और मैंने मिलकर ये सारी संपत्ति खरीदी है। इसमें कोई बेटे का कोई नहीं रोल नहीं है और किसी का पैसा नहीं लगा है, सिर्फ हम ही लोगों ने दिया। मैं अपना सोना बेच के पैसा दिया संपत्ति खरीदने के लिए। जी मुझे कोई राहत नहीं मिल रही है। मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई आप, ठीक है, जमीन का मामला है वो तो न्यायालय तय करेगी, लेकिन ये जो गुंडागर्दी हो रही है, ये 40-50 लोग जो आ रहे हैं, हो सकता है मैं अभी ऑफिस में जाऊं तो मेरे साथ में कोई हादसा हो जाए या मेरी जान लेने की कोई प्रयास करे, हथियारों से, मतलब सब हथियारों से लेस थे जितने लोग आए थे वो। तो ऐसे में अब मुझे तो ये भी भय लग रहा है कि मैं ऑफिस कैसे जाऊं। मेरा ऑफिस है, मेरा सब कुछ वहां पर है। अब मुझे ये भय है कि मैं वहां ऑफिस जाऊंगा
तो उनके गुंडे आसपास में होंगे, वो मुझे मार पीट सकते, मेरे को उठा के ले जा सकते, मेरा अपहरण कर सकते। बहुत डर है मुझे, और मैं वही रिलीफ मांग रहा हूँ थाने से कि आप अपना स्टाफ भेजिए और मेरे ऑफिस को वापस से मेरा सामान वगैरह को अंदर रखाने में मेरी मदद करें। आप मुझे संरक्षण दें, मैं अपना सामान खुद रख लूंगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के घेराव और हालिया प्रदर्शन पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने अत्यंत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा नेताओं ने कड़े शब्दों में कहा कि इस प्रकार के प्रदर्शन न केवल आम जनता की परेशानियों को बढ़ाने वाले हैं, बल्कि यह देश की व्यवस्था और सार्वजनिक संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का सुनियोजित षड्यंत्र है। मंत्री तोखन साहू ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा और अन्य मुद्दों की आड़ में विपक्ष देश के नागरिकों को गुमराह करने और अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की असफल कोशिश कर रहा है। सभी राज्यों में चुनावों में लगातार मिल रही करारी हार के बाद उपजी हताशा और निराशा के कारण कांग्रेस और विपक्षी दल इस तरह के भ्रामक कदम उठा रहे हैं, जिसे जनता भली भांति समझती है और भविष्य में भी करारा जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष नीट के एग्जाम को लेकर के जो इस प्रकार से देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि जो इस पर दोषी है उसको कड़ी सजा मिलेगी। 13 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो चुका है, उन्हें जेल भेजे जा चुके हैं, नीट की एग्जाम हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्ष पूरे देश के लोगों की ध्यान को भटकाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जो कल दिल्ली में जो इन लोगों ने प्रदर्शन किया है, आपने देखा होगा कि सारे बसों को तोड़ा गया है। जो मेट्रो रेल के ऊपर ये लोग हमला किए हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, RSS को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं। क्या ऐसी धरना प्रदर्शन किया जाता है? यानी ये किसी तरह से राजनीति में लोग सफल हो जाए, इसलिए इस तरह का ये षड्यंत्र है विपक्ष का। और आपने देखा होगा कि सभी राज्यों में चुनाव हुआ है, कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। हताशा और निराशा में कांग्रेस पार्टी इस तरह के कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राहुल गांधी के आंदोलन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने और जनता को भड़काने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल और नागरिक को अपनी असहमति शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन अराजकता फैलाने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर यह संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाना और स्वयं को देश से ऊपर समझना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का रवैया लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है और उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए माहौल बिगाड़ना है। उन्होंने कहा कि देश की जनता लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखती है तथा ऐसे प्रयासों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। कल आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी राहुल गांधी ने किया है वो पूरी तरह असंवैधानिक, अमर्यादित आचरण है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर होते हुए जो उन्होंने कल आचरण दिखाया, आंदोलन का जो तरीका अपनाया, आंदोलन का जो स्थान तय किया, वो पूरी तरह से असंवैधानिक, अमर्यादित और अराजकतापूर्ण स्वभाव का परिचायक है। राहुल गांधी लगातार अपने आप को देश और संविधान से ऊपर समझकर जो अमर्यादित आचरण लगातार कर रहे हैं, देश में अराजकता पैदा करने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। सबसे पुरानी राजनीतिक दल के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे गरिमामय दायित्व का न केवल वो अवमूल्यन कर रहे हैं, उसकी गरिमा को भी राहुल गांधी लगातार तार तार कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ऐसा आचरण लोकतंत्र में, संवैधानिक देश में बिल्कुल भी अक्षम्य नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक,
परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग और दिल्ली में छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में बिलासपुर में भी छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी AIDSO के नेतृत्व में छात्र जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA को भंग करने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। AIDSO पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में सामने आ रही अनियमितताओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। संगठन का कहना है कि छात्र लंबे समय से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे उठा रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। AIDSO ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से मार्च के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। संगठन ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आज हमारा छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश भर में अभी जो हम लोग देख रहे हैं, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर जिस तरीके से भाजपा की सरकार हमला कर रही है, साथ साथ जंतर मंतर में जो आम छात्र लोग जो शिक्षा की मांगों को लेकर के सड़कों पर उतर करके अशांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को जो है भाजपा की सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से दमन करने का काम किया है और इतना घिनौना तरीके से जो है छात्रों पर लाठी और आंसू गैस बौछार किए हैं कि आम एक जानवर के साथ भी नहीं होता। किसी का सिर फूटा है, किसी का पैर, किसी का हाथ तोड़े हैं, किसी का आंख तोड़े हैं। तो हम लोग इसके खिलाफ ये आज जो है पूरे देश भर में हमारा जो है विरोध दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग इस मांग को लेकर के कि जो है धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे और सरकार जो है अपनी अलोकतांत्रिक रवैये को जो है बंद करे और जल्द से जल्द छात्रों की मांगों को सुने। इस मांग को लेकर के आज हम लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले महीने से कि किस तरह से जो पेपर लीक हो रहा है, लगातार उसको लेकर के जो पेरेंट्स है, स्टूडेंट है, आम जनता है, वो सभी परेशान है। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि पीसफुली दिल्ली में जो है जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया जा रहा था पेपर लीक को लेकर के। वहाँ पे सोनम वांगचुक सर भी और उनके साथ कई स्टूडेंट भूखे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बावजूद भी 20 जुलाई को जो है उनके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जो कि सरकार को चाहिए कि भ्रष्टाचार को कम करना, उसको स्टूडेंट से दूर करना, लेकिन वो और पेपर लीक करवाने में साथ दे रही है, भ्रष्टाचार को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक बात करने के बजाय हमारा मांग ये है कि एनटीए को रद्द करना चाहिए। साथ ही साथ जो लाठीचार्ज किया गया है स्टूडेंट लोग के ऊपर, ये जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो एनटीए और जो पेपर लीक के दोषियों को उदाहरणमूलक सजा देना चाहिए। मेरा नाम जुई है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन हंट के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने बहुचर्चित सहारा इंडिया निवेश घोटाले में लगभग 3 वर्षों से फरार चल रहे सहारा इंडिया कबीर चौक रायगढ़ के ब्रांच मैनेजर विजय कुमार सराफ को कोतरा रोड क्षेत्र से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में वर्ष 2022 में शिकायतकर्ता विकास निगानिया निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी रायगढ़ द्वारा थाना कोतवाली में 29 सितंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि सहारा इंडिया के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कंपनी की विश्वसनीयता और RBI से अधिकृत होने का झूठा विश्वास दिलाकर उनसे उनकी माता तथा पत्नी से वर्ष 2017 के दौरान लगभग 40 लाख विभिन्न योजनाओं में निवेश कराया। बाद में परिपक्वता अवधि पूरी होने के बावजूद राशि वापस नहीं की गई। जांच में यह भी सामने आया कि निवेशकों से रकम सहारा इंडिया के नाम पर लेकर विभिन्न सरकारी समितियों के नाम से बॉन्ड जारी किए गए और निवेशकों के साथ सुनियोजित धोखाधड़ी की गई। 2022 में प्रार्थी विकास निगानिया के द्वारा ये कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि सहारा इंडिया के मैनेजर, कंपनी के डायरेक्टर, इन लोगों के द्वारा छल और धोखाधड़ी करते हुए इन निवेशकों के पैसे को हड़प लिया गया है, जिसमें प्रार्थी के 40 लाख के अलावा 3,848 अन्य निवेशकों के लगभग 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस के द्वारा FIR करके इसको विवेचना में लिया गया था और पूर्व में इसमें करुणेश अवस्थी एवं प्रकाश शर्मा जैसे कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर के अलावा 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी,
वर्तमान में रायगढ़ पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्लीन हंट चलाया जा रहा है, जिसमें फरार आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। उसी कड़ी में कंपनी का मैनेजर विकास कुमार सराफ, जो लगभग 4 सालों से फरार था, इसके बारे में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ये अभी रायगढ़ आया हुआ है। पुलिस पार्टी वहां गई और इसके पास से संबंधित दस्तावेज के अलावा मोटरसाइकिल और कार को भी जब्त किया गया है और इसके खिलाफ जो 420, 120 आईपीसी के तहत जो मामला पंजीबद्ध था, छत्तीसगढ़ निक्षेपकों का हित अधिनियम और साथ ही चीट फंड अधिनियम के तहत मामला जो यहाँ पे कायम किया गया था, उसकी विवेचना के दौरान इसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।